1 फरवरी 2023 से देश का बजट संसद में पेश होगा। हर साल की तरह इस साल भी बजट स्पीच होगी। इसके बाद शुरू होगा सराहना और भाषणों का दौर। सत्ता पक्ष से किसानों का गरीबों का, मिडिल क्लास का बजट जैसे तमाम उपाधियों और रूपकों से सुशोभित करेगा, तो वहीं विपक्ष इसकी आलोचना करता दिखाई देगा। इन सबके इतर टीवी और अखबारों में अनगिनत विश्लेषक बुलाए जाएंगे और थोक में बजट का विश्लेषण होगा। बदसूरत जारी बहस किसी एक बड़ी खबर के आने से अचानक आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगी। लेकिन क्या आपको कोलाहल से भरपूर ऐसा विश्लेषण से बजट समझ आ जाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके काम का है। सबसे पहले बजट क्या होता है? बजट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दस्तक देता है और यह जीवन का इतना जरूरी पहलू है कि जितनी बार आप सैलरी से कहीं ज्यादा क्रेडिट कार्ड बिल, दोस्त की उधारी और खाली बैंक अकाउंट देखकर अफसोस करते हैं, उतनी बार बजट आपके जेहन में दस्तक देता है। आपको आपका वो अफसोस की काश हिसाब लगा लिया होता महज अफसोस नहीं होता। दरअसल उस वक्त आप खुद से ये कह रहे होते कि आपका एस्टीमेट गड़बड़ हो गया है। यही एस्टीमेट ही बजट है। एक तय वक्त में आपके पास कहां से कितना पैसा आएगा और आप उसे कहां खर्च करने वाले हैं, इस सब का एस्टीमेट लगाना ही बस स्टैंड है, बजट है। बजट आकार कुछ भी हो सकता है। इससे तय सीमा और इवेंट के लिए बनाया जाता है। घर से बाहर निकलकर बनारस जैसे शहरों में पढ़ाई कर रहे बैचलर महीनों का बजट बनाते हैं। रोज कमाने खाने वाले, रेडी वाले और ठेले वाले और मजदूर तबके के लोग डेली बजट बनाते हैं। घर में शादी या किसी के लिए भी बजट बनता है। इस तरह केंद्र सरकार देश का बजट बनाती है जो 1 साल के लिए होती है। सरकार आने वाले वित्त वर्षों में कहाँ कितना कमाई करेगी और कहाँ कितना खर्च करेगी, इसका एस्टीमेट लागत लगाती है और देश को सांसद के माध्यम से इसकी जानकारी देती है। इसे ही आम बजट कहा जाता है। हाँ, एक शब्द में आया है जिसे अंग्रेजी में फिनेंशियल कहा जाता है। एक कैलेंडर की तरह जनवरी से दिसंबर तक नहीं चलता, बल्कि ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। जाहिर है कि अप्रैल से मार्च के बीच हम कैलेंडर इधर के एक नया साल से दूसरा नया साल में एंटर कर जाते हैं। 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने जा रही आगामी वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। यही वजह है कि वित्त वर्ष हमेशा दोस्तों के साथ लिखा जाता है। फिलहाल वित्त वर्ष 2022-23 चल रहा है जो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा और 1 अप्रैल 2023 से नया वित्तीय वर्ष 2023 और 24 शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री 1 फरवरी को जो आम बजट पेश करने जा रही हैं वो वित्त वर्ष 2023 के और 24 के लिए है। इसमें किए जाने वाले हर वित्तीय प्रावधान 1 अप्रैल से 2023 तक लागू होगा और यही तो बजट का कॉन्सेप्ट है। बजट हमेशा भविष्य के लिए बनाया जाता है, यानी बजट में सरकार एडवांस फाइनेंशियल एस्टीमेट बनाती है, लेकिन इसे बनाने में डेटा और रिसर्च की बहुत मजबूत रखा जाता है। इसमें साइंटिफिक अप्रोच और मैथमेटिकल कैलकुलेशन की भूमिका बेहद अहम होती है। अलग अलग विश्व में दक्ष एक्सपर्ट इस पर अपना काम करते हैं। साथ ही भविष्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाली संभावित आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक चुनौतियों का भी बजट बनाने में बजट ये योगदान देता है। बजट 3 तरह के होते हैं। पहला, सरप्लस बजट। हमने बजट को समझते हुए यह जाना था कि बजट में सरकार आने वाले साल की आय यानी इनकम और
खर्च का एस्टीमेट लगाती है। इस हिसाब किताब में जब खर्च की तुलना में आय यानी इनकम का एस्टीमेट ज़्यादा होता है तो इसे सरप्लस बजट कहा जाता है। साधारण भाषा में समझे तो सरप्लस बजट में सरकार के पास तमाम खर्च निकालने के बाद पैसे बच जाते हैं। दूसरा बजट होता है डिफेंसिव बजट या सरप्लस बजट का ठीक उल्टा होता है। इसमें सरकार खर्च का एस्टीमेट इनकम से ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा होता है बैलेंस बजट। इसमें सरकार के खर्च का एस्टीमेट उतना ही होता है जितना उसकी इनकम होती है। भारत का बजट हमेशा दूसरे टाइप का रहा है। भारत में अब तक बजट ही पेश होते आए हैं। सरकार घाटे की भरपाई उधार लेकर करती रहती है। उधार सरकार आरबीआई, दूसरे देशों या IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से लेती है। इस अंतर को फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कहा जाता है। दूसरी भाषा में समझे तो सरकार के कुल राजस्व और उसके कुल खर्च के बीच के अंतर को ही फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और इस टर्म का इस्तेमाल बजट भाषण में और उसके विश्लेषण में खूब होता है। दूसरे शब्द में करंट अकाउंट, डेबिट अकाउंट, हिंदी में चालू खाता, घाटा सेवा और वस्तुओं और ट्रांसफर के एक्सपर्ट यानी निर्यात की तुलना में जब इनका इंपोर्ट यानी आयात बढ़ जाता है तो उस अंतर को चालू खाता कहा जाता है। पिछले साल 22 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर के बीच भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट $36.4 बिलियन रिकॉर्ड किया गया है, जो जीडीपी के 4% हैं। तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है क्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक। इसका सीधा अर्थ यह है कि तमाम तरह के उपायों के बावजूद सरकारी खर्चे पूरे करने के लिए सरकार की कमाई नाकाफी है और सरकार को इस मद के खर्चे पूरे करने के लिए संचित निधि यानी डेट फंड से धन की जरूरत है। इनमें एक तरह से वित्त मंत्री इस विधेयक के माध्यम से संसद से संचित निधि से धन निकालने की अनुमति मांगती हैं। क्या होता है संचित धन या कौन से डेटा फंड? संविधान अनुच्छेद 266 अनुसार 266 अनुसंधान के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उत्पादक शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वो सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। चौथे शब्द है पूंजी बजट। इंग्लिश में इसे कैपिटल बजट भी कहा जाता है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सरकारी आमदनी का ब्यौरा पेश करती हैं। उनमें पूंजीपति आय भी शामिल होते हैं। यानी इसमें सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और विदेशी बैंकों से लिए जाने वाले कर्ज, ट्रेजरी चालानों की बिक्री से होने वाली आय के साथ ही राज्यों को दिए गए कर्जों की वसूली से आए धन का हिसाब किताब भी इस पूंजी बजट का हिस्सा है। अब आपको बताते हैं पांचवा यानी कैपिटल पेमेंट। सरकार को किसी तरह की परिसंपत्ति, जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी जैसी एसेट्स अधिग्रहण करने के लिए जो भुगतान देना होता है वह इस कैटेगरी में आता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य या राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए मंजूरी किए गए कर्ज अग्रिम राशि भी पूंजी खर्च को कैटेगरी में आती है। छठा शब्द होता है कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजी प्राप्ति। रिजर्व बैंक अथवा अन्य एजेंसियों से प्राप्त कर्ज, ट्रेजरी चालान की बिक्री से होने वाली आमदनियों के साथ ही राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए पिछले कर्जों की और सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने से प्राप्त धन भी इसी श्रेणी में आते हैं। सातवां शब्द योजना खर्च। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहायता के अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं पर होने वाली सभी तरह के खर्चों को इसमें शामिल किया जाता है। आठवां शब्द है गैर योजना खर्च। इसमें ब्याज की
अदायगी, रक्षा सब्सिडी, डाक डाटा, पुलिस पेंशन, आर्थिक सेवाएं, सार्वजनिक उपक्रम को दिए जाने वाले कर्ज और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, विदेशी सरकारों को दिए जाने वाले कर्ज शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे BRU और एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बजट। समझने के लिए इनके मायने को समझना अहम है। सबसे पहला है B यानी बजट एस्टीमेट। सरकार इसका आकलन करती है कि अगले एक साल में किस मंत्रालय और किस स्कीम पर कितना पैसा खर्च होगा, और इसी एस्टीमेट यानी आकलन के आधार पर वित्त मंत्रालय तमाम मंत्रालयों के स्कीम के लिए बजट में फंड का अलोकेशन करता है। इससे ही बजट एस्टीमेट कहा जाता है। लेकिन ऐसा आमतौर पर अमूमन होता रहता है कि वित्त मंत्रालय ने बजट में जितने खर्च का अनुमान लगाया था उससे कहीं ज़्यादा कई मंत्रालय में और स्कीम पर खर्चा आ जाता है। ऐसी स्थिति में वो मंत्रालय या विभाग वित्त मंत्रालय से नवंबर के महीने में दोबारा एक्स्ट्रा फंड की मांग करता है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय उसे दोबारा फंड जारी करता है। इससे आ रही यानी रिवाइज्ड एस्टीमेट कहा जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि बजट में वित्त मंत्री अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए अलग अलग मंत्रालयों और स्कीम का बजट आकलन यानी B का लेखा जोखा रखेंगी। साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष यानी 22-23 के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट यानी RE का लेखा जोखा भी रखेंगी। इसके अलावा एक तीसरा टर्म है एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है कि सरकार ने वास्तव में अलग अलग मंत्रालयों और योजनाओं को के मंदों में कितना खर्च किया है। इस बजट में वित्त मंत्री पिछले वर्ष यानी 2021-22 में सरकार को एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना रहा है उसका भी लेखा जोखा रखेंगी। तो B यानी सरकार का अगले साल के लिए बजट का आकलन यानी मौजूदा सरकार ने मौजूदा साल में बजट आलोकन में क्या बदलाव किए हैं, और एक्चुअल सब्सिडी का चक्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में वास्तव में कितना खर्च किया है। इससे अगर एक दूसरे नज़रिए से देखें तो B यानी बजट एस्टीमेट सरकार के खर्च करने के इनको दर्शाता है, आ रही सरकार के खर्च करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर सरकार के सच को उजागर करता है कि उसने कितना कहाँ खर्च किया। ये पहलू हर साल आपके बजट का हिस्सा होता है। अगर यह नहीं समझे तो बजट समझना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी जानकारी न्यूज वाराणसी कवरेज की वेबसाइट पर उपलब्ध है, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए वाराणसी कवरेज के साथ। नमस्कार।